फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रदूषण के नए प्रकार में प्रवेश करते हैं, नए प्रकार को देखते हैं। वह जो प्रदूषण का प्रकार है, मृदा प्रदूषण कह सकते हैं। मृदा प्रदूषण है क्या, ये समझने वाली बात है। जैसा आप लोग जानते हैं, मिट्टी, पहले तो हम यही देखें मिट्टी क्या है। तो मिट्टी पृथ्वी के सतह का वह ऊपरी भाग है जो बारीक कणों वाली होती है, जिसमें जीवांश मिले हुए होते हैं और पौधों के विकास में बहुत अधिक सहयोगी होती है, यानी कि पौधों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। सामान्य रूप से हम लोग मिट्टी के बारे में ये कह सकते हैं। परंतु जब प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से, वॉट एवर कॉज बिहाइंड दिस, प्राकृतिक कारण हो या मानवीय कारण हो, उसकी गुणवत्ता में ह्रास होता है, तो उसी गुणवत्ता में ह्रास होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, उसमें कुछ कारक मानवीय हो सकते हैं और कुछ कारक प्राकृतिक हो सकते हैं। परंतु जैसा आप लोग जानते हैं, पोल्यूशन की जब बात होती है, प्रदूषण की बात होती है, तो ह्यूमन इज ऑलवेज मेन फैक्टर। ठीक है, अब बात यह है कि मृदा प्रदूषण होता क्यों है, उसके कारण क्या है। तो जब मृदा प्रदूषण के कारणों की बात होती है, यानी कि मृदा प्रदूषण के कारणों, मृदा प्रदूषण को हमने परिभाषित किया, उसकी गुणवत्ता में ह्रास होना, और मिट्टी की गुणवत्ता होती है उसकी उर्वरता। ठीक है, तो यहां पर जो मृदा की गुणवत्ता है, उसमें विभिन्न कारणों से ह्रास होता है, विशेष रूप से तीव्र गति से मृदा अपरदन। तीव्र गति से जब रैपिडली सॉइल इरोजन होता है, वेन एवर सॉइल इरोजन स्टार्ट रैपिडली, देन सॉइल पॉल्यूशन स्टार्टेड। सिंपली जब आप सोचिए कि जब बहुत तेजी से पौने चलती हैं तो उससे मृदा अपरदन होता है, या बहुत तेज बारिश होती है तब मृदा अपरदन होते हैं। दूसरा, मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में कमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिट्टी में विभिन्न किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे, जैसे केचुआ है, खरगोश है, चूहे हैं, और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया, वायरस, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु। ये सभी जब अचानक कम होने लगते हैं तो मिट्टी बेकार होने लगती है। प्रदूषण, उसे ही हम स्थिति प्रदूषण में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, नमी की आवश्यकता से कमी। जब भी किसी क्षेत्र में सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे मिट्टी के कण, ऊपरी कण ढीले पड़ने लगते हैं, तो उससे मृदा प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, अब मिट्टी में नमी का आवश्यकता से अधिक कमी होना भी मृदा में ह्रास का कारण माना जाता है। नेक्स्ट, मृदा में ह्यूमस की कमी या तापमान में अत्यधिक उतराव चढ़ाव। चौथा नंबर है तापमान में अत्यधिक उतराव चढ़ाव। जब भी किसी भी कारण से, विशेष रूप से प्राकृतिक कारणों से, मिट्टी में तापमान तेजी से बदलता है, यानी कि अभी बारिश हो रही है, इतने में फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो कई बार मृदा प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। मृदा में ह्यूमस की कमी,
सॉइल में जब ह्यूमस कम होने लगते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। मृदा में ह्यूमस की कमी भी विशेष रूप से इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। मृदा में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का प्रवेश कर जाना, मृदा में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों जैसे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स जब ये सब प्रवेश कर जाते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होने लगता है। ठीक है, इसी के साथ जब यहां पर सोचने की जरूरत है कि मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से, तो हम एक सिंपल देखते हैं। पहला जो स्रोत है भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत से मतलब प्राकृतिक कारकों से। जैसे जब तेज बारिश होती है, वेन एवर रेनफॉल स्टार्टेड रैपिडली, एज ए सिंपली यू कैन से टोरेंशियल रेनफॉल और हैवी रेनफॉल, तो जनरली जब तेज कोई वाटर ड्रॉप गिरती है तो तुरंत मृदा में जो धूल जो कण होते हैं वो टूट के ऊपर की ओर उछल जाते और डिस्प्लेस हो जाते हैं, स्प्लैशिंग शुरू हो जाती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, यानी कि वर्षा की तीव्रता जितनी तेज बारिश होगी सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है। सेकंड, इसके साथ साथ कितनी मात्रा में बारिश हो रही है। सपोज किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां पर सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, मृदा प्रदूषण की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, क्योंकि बारिश तेज होने पर जल तेजी से बहता है तो मिट्टी के ऊपरी परतों को वो बहा ले जाता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं जल वर्षा की तीव्रता एवं मात्रा यह मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। और उसके साथ साथ सेल संरचना, रॉक स्ट्रक्चर कैसा है वहां का। सपोज बारिश तेज हो रही है, चट्टानें बहुत ही मुलायम है। जब भी चट्टानें बहुत ही मुलायम होंगी और बारिश तेज होगी तो वहां पर अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन की पॉसिबिलिटी बनेगी। अवनालिका अपरदन अवनालिका अपरदन जब भी होंगे, यानी कि जब बारिश तेज होगी तो मान लिया ये पूरी कोई एरिया की मिट्टी है, ये मिट्टी की लेयर जमी हुई है यहां पर। जब बारिश तेज होगी तो ये छोटी छोटे टीलों के रूप में कट जाएगी। ठीक है। ये छोटे छोटे गड्ढों में यहां पर गड्ढे बन जाएंगे, नाली सी बन जाएगी और ये टीले से यहां पर उड़ जाएंगे। इसे ही कहा जाता है गली इरोजन और इसे ही इन सिंपल लैंग्वेज दैट इज नोन एज बीहड़। रेवाइंस जानते होंगे आप लोग। रेवाइंस, तो यहां पर रेवाइंस बन जाएंगे जब भी मुलायम चट्टानें होंगी और वर्षा तेज होगी। ठीक है। और उसके साथ साथ यह स्थिति और भी तेज हो जाएगी यदि उस रीजन में वनस्पति न हो। जितना ही क्षेत्र वनस्पति से ढका होगा परंतु मुलायम चट्टानों से बना हुआ है और वर्षा तेज हो रही है, मुलायम चट्टानें हैं, वर्षा तेज हो रही है, पर क्षेत्र वनस्पति से ढका हुआ है तो सॉइल पोल्यूशन, सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी कम होगी।
ठीक है, इरोजन कम होगा, यानी कि सॉइल में आगे जाके पॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वनस्पति की कमी भी एक तरह से ये उत्तरदायी है। जैसे ये जो बीहड़ बने हैं इस रीजन में इस वजह से बने क्योंकि यहां पर बहुत अधिक पेड़ पौधों की कटान हुई और जिससे धीरे धीरे ये पूरा एरिया बेकार हो गया। ठीक है, इसीलिए दैट रीजन इज ऑल्सो नोन एज बैडलैंड, यानी उत्खात भूमि। ठीक है, तो भौतिक कारक एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। इसके साथ साथ यानी अभी मैंने बताया था भौतिक कारकों से ही प्राय मृदा अपरदन की घटनाएं घटती। वायुजन्य स्रोत आप लोग जानते हैं, जब वायु बहुत तेज चलती है तो ऊपरी भागों से, मिट्टी के ऊपरी भागों से पोषक तत्वों को उड़ा ले जाती है, पोषक तत्वों को उड़ा ले जाती है और कहीं ले जाकर छोड़ देती है, या हो सकता है कहीं से दूसरे प्रकार के धूल के कणों को उड़ा के लाए और एक साथ बड़ी मात्रा में छोड़ दे तो तुरंत उसकी उर्वरता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, इसे ही जब मिट्टी की ऊपरी परत हवाओं के प्रभाव स्वरूप डिस्प्लेस होती है तो उसे ही हम लोग परतदार अपरदन कहते हैं। शीट इरोजन, शीट इरोजन तो वायु की वजह से शीट इरोजन होती, ध्यान रखिएगा। ये भी एक तरह से मृदा अपरदन का रूप है और फाइनली इससे मिट्टी बेकार हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, जैसे भारत के राजस्थान क्षेत्र में आप लोग इस प्रकार की कंडीशन देख सकते हैं। इसके साथ साथ जैविक स्रोत, जैविक स्रोतों से भी मिट्टी में स्थिति बनती है। जैसे कई बार अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जंतु किसी मिट्टी में उगते बनते हैं और वे वहां के मिट्टी के केमिकल रिएक्शंस को केमिकल कंडीशंस को बेकार कर देते हैं। या अनवांटेड पौधे उगते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि प्राय जहां पर यूकेलिप्टस पौधा उगता है वहां पर मिट्टी की उर्वरता का ह्रास कर देता है और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। उसकी पत्तियां, उसके फल जहां पर भी गिरते हैं उस मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन को बदल देते हैं। ये सब तो एक कारक हैं और इन कारकों से काफी हद तक बचा जा सकता है। यानी कि इन कारकों से मिट्टी काफी हद तक जल्दी से जल्दी अपने को रिवाइव कर लेती है, परंतु इसके बाद के कारक जो हैं, जैसे कीटनाशक जो हैं, मिट्टी में बड़ी मात्रा में कीटनाशक कई बार डाले जाते हैं। आप लोग देखते होंगे इस समय विशेष रूप से हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारे साइड्स यूज होते हैं और यह रसायन विशेष रूप से जैसे BSC, गैमेक्सीन, 2,4-D ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड बहुत सारे रूप में यूज होते हैं। ये मिट्टी में जब पड़ते हैं तो मिट्टी की केमिकल कंडीशंस को काफी हद तक बदल देते हैं। दे आर वेरी डेंजरस। एंड नेक्स्ट इज नगरीय एवं औद्योगिक कचरे। बड़ी मात्रा में नगरों से निकलने वाले कचरे कई जगहों पर डिस्पोज होते हैं।
या फिर औद्योगिक कचरे डिस्पोज होते हैं। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे बह के जाते हैं वहां की मिट्टी को परमानेंटली बेकार कर देते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी एरिया की मिट्टी बेकार हो जाती है क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिट्टी के बारे में कह सकते हैं, मृदा प्रदूषण के बारे में कहा जा सकता है। इसके बाद एक समझने वाली बात यह है कि इस मृदा प्रदूषण का मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है भाई। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि मृदा प्रदूषण कितनी सीवियर समस्या है, कितनी ये सीवियर समस्या है आप लोग इससे समझ सकते हैं कि मृदा अपरदन को, मृदा प्रदूषण को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। क्रीपिंग डेथ, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रीपिंग डेथ। रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं क्योंकि मिट्टी प्रकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। जब यह संसाधन प्रदूषित होगा तो तुरंत खाद्य पदार्थों की उर्वरता प्रभावित होगी, और जब खाद्य पदार्थों की उर्वरता उत्पादकता प्रभावित होगी तो खाद्यान्न संकट आएंगे और धीरे धीरे यह एक व्यापक क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की सामाजिक स्थिति आदि को प्रभावित करते हैं। जब भी मृदा अपरदन होगा तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, उर्वरता में कमी। ठीक है, उर्वरता में भारी कमी होती है, और उर्वरता में जब भी कमी होगी तो कई बार किसान उस उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का, स्पेशली केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे न सिर्फ कृषि में इनपुट चार्ज बढ़ता है बल्कि एक बार फिर मृदा अपरदन की संभावना बढ़ने लगती है, मृदा प्रदूषण फिर और ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से मृदा प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है भाई, कैसे रोका जाए मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण रोकने का एक बहुत ही आसान तरीका यह है कि पेड़ पौधों को बढ़ाया जाए, पेड़ पौधों को बढ़ाया जाए, यानी कि वनीकरण की क्रिया बढ़ाई जाए, मेड़ पर पेड़ पौधे लगाए जाए। जब मेड़ पर पेड़ पौधे लगेंगे तो उससे परतदार अपरदन की संभावना कम होगी, उससे गली इरोजन की, यानी कि जो सीट इरोजन के साथ साथ गली इरोजन की भी संभावना कम होगी, और जो पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं, सड़ेंगे, गलेंगे, वे मिट्टी में ह्यूमस बनाएंगे, तो ह्यूमस की जो कमी की वजह से मृदा प्रदूषण की संभावना बनती है वह भी कंट्रोल होगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्लांट के लगने से, यानी कि वनीकरण की क्रिया से मिट्टी में नमी को भी हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई ऐसे उपाय हैं जिन उपायों के द्वारा हम लोग मृदा प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ मृदा प्रदूषण। ठीक, ओके बाय, फिर हम लोग अभी मिलते हैं।